राम राम किसान भाइयों। ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग अलग अलग कमेंट्स जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आए होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, उनको उठाते हैं और उसके ऊपर वीडियो बना के हम अपने चैनल पे डालते हैं। जिससे कि वीडियो के थ्रू हमारा हमारा ये मानना है कि कमेंट्स सारे लोग सब नहीं पढ़ते हो, उतनी अच्छी तरीके से समझ में भी नहीं आता। कुछ चीज़ें वीडियो में बताते हैं तो नई चीज़ें भी निकल के आ जाती हैं। तो उनको मैं फिर यूट्यूब पे वीडियो बना के शेयर करता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ सके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तेवतिया फार्म से, ने पूछा था कि सर केसिंग के कितने दिन बाद पिनिंग होती है। तो एक्चुअली ये हम सीजनल की बात अलग तरीके से करते हैं, जब हम कंट्रोल इन्वायरमेंट एसी यूनिट की बात करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं। जब हम एसी यूनिट की बात करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आइडल सिनेरियोज होते हैं। उसमें टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं और पानी कितना डालना है, वो सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। लेकिन सीजनल में क्या होता है, ये सारे पैरामीटर इवन दो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बट वो सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती या हो भी जाती हैं, तो उस केस में आइडल सिनेरियो बनता है। तो आइडल सिनेरियो ये होता है कि 15 से 20 दिन के आसपास में पिनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये आइडल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके यहाँ टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी कम या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फिर ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। जैसे मेरे फार्म में इस दिन 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया था। मतलब पिनिंग जो 20 से 25 दिन में स्टार्ट होनी चाहिए थी वो 1 महीने बाद स्टार्ट हुई थी। तो 10 दिन का डिले, 5 दिन का डिले सीजनल में एक तरीके से कहें तो नॉर्मल है, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारी पैरामीटर्स, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके हाथ में नहीं होते। तो आप इसको ऑन एन एवरेज सीजनल के लिए 1 महीने मान सकते हैं और एसी यूनिट के लिए या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप इसको 20 से 25 दिन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनिल कटेरिया जी का, जिन्होंने पूछा कि हमने 7वीं पलटाई में फोरेट डाला था फिर भी चूहे क्यों आ गए। हाँ, ये मेरे फार्म में ये दिक्कत आई थी कि चूहे घुस गए थे। चूहों ने क्या किया था, जो हमने स्पॉन यूज़ किया था वो गेहूं के ऊपर स्पॉन था, तो गेहूं मतलब उन्होंने गेहूं के बीज खा लिए थे। इसके बारे में भी हमने वीडियो में डाला था। तो ये काफ़ी अच्छे से वीडियोस देखते हैं, जिससे इन्होंने कहा था, मैंने साथ मतलब एक वीडियो डाला था जिसमें कंपोस्ट बनाते टाइम फोरेट डाला था और इसमें मेंशन किया था कि फोरेट हम डाल देंगे तो चूहे नहीं आएंगे। अब फोरेट क्या होता है, फोरेट की जो रेंज होती है, मतलब फोरेट की जो स्मेल होती है और जो फोरेट होता है वो 8 से 10 दिन मैक्सिमम होती है। तो वो उसके बाद में उसकी जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम फोरेट को फार्म के अंदर तो डाल नहीं सकते, तो वो चूहे अंदर घुस गए थे। तो उसके लिए हमने फिर दूसरे प्रिकॉशन किए थे। उनके लिए केज रखी थी पकड़ने के लिए। हमने कोशिश करी थी कि जो भी छेद हैं, जो भी सील, मतलब हमारा रूम था तो हम सील बंद कर सकते थे, बट अगर कहीं किसी का खेत के बीच में हट बनी हुई है तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूहों पे ख़ास तौर पे नज़र रखें, क्योंकि चूहे अगर आपके कंपोस्ट में घुसना शुरू हो गए और उन्होंने स्पॉन खा लिया तो वो स्पॉन रन को, माइसीलियम रन को डिस्टर्ब कर देंगे और आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे 2 से 3 बेड पूरी तरीके से चूहों ने ख़राब कर दिए थे। उस पर पिनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, तो इनका ख़ास तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन रामोतार जी ने पूछा था, मशरूम निकलते समय फार्म को हवा देने। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब आपकी पिनिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद से हम लोग फ्रेश एयर देना स्टार्ट करते हैं, 1 से 1.5 घंटे सुबह, 1 से 1.5 घंटे शाम। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी मान लिया आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही, 99 हो रही, तो आप दोपहर को भी 3 से 4 घंटे लगातार हवा दे सकते हैं ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए। फ्रेश एयर तो देनी ही देनी है। बिना फ्रेश एयर के पिनिंग से मतलब और बिना ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन के जब जाती है, एयर फ्लो होता है, तब हमारा प्रोडक्शन फास्ट होता है पिनिंग से लेके फ्रूटिंग तक। तो जैसे ही केस रन हमारा स्टार्ट होता है उसके 8वें 9वें, मतलब ये कह सकते हैं कि 7वें 8वें दिन से भी लोग फ्रेश एयर देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग पिनिंग भी स्टार्ट होती है तब से भी फ्रेश एयर देना स्टार्ट कर सकते हैं, और वो तब तक देते रहते हैं जब तक वहाँ की फ्रूटिंग निकलती रहती है। कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं आता कि आप फर्स्ट फ्लश ले चुके हैं अब हवा देनी बंद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जब से पिनिंग स्टार्ट हुई है और जब तक आपका फॉर्म अब फ्रूटिंग करता रहेगा तब तक आपको फ्रेश एयर देनी है। पतली डंडी का मशरूम ज़्यादा निकल रहा है, जल्दी फूल रहा है, तो इसका जो कारण होता है वो होता है फ्रेश एयर की कमी। मतलब ऑक्सीजन की अगर कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके फॉर्म में ज़्यादा है, तो आपके जो मशरूम की स्टेम है, जो आपकी डंडी है, वो पतली हो जाएगी और जो मशरूम की कैप है वो खुलने लगेगी। मतलब छोटे मशरूम पे ही उसकी कैप खुल जाएगी, तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देंगे, तो ये समस्या जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे पिन हेड बने हुए हैं, उनमें नहीं आएगी।
केसिंग के 9 दिन हो गए, पिनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये तो खैर नॉर्मल है कि 9 दिन के अंदर अंदर पिनिंग नहीं स्टार्ट होती है। बट ये है कि केस रन पे हम नज़र रख सकते हैं कि केस रन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। पिनिंग तो मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो 20 से 30 दिन नॉर्मल सिनेरियो में सीजनल में ले लेती है। अगला क्वेश्चन है सलरिया मशरूम फार्म से, एक साथ पिन हेड नहीं बनते, क्या रीज़न हो सकता है? केसिंग के बाद कैसे वाटरिंग एंड कवरिंग कब करना चाहिए? तो देखिए, पिनिंग एक साथ तो किसी की भी नहीं होती, मतलब वो और सीजनल में ख़ास तौर पे फ्लशेस में भी हम नहीं कह सकते कि फ्लश में एक साथ फ्लश आता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं होता। तो पिनिंग भी एक साथ सारी नहीं आती, धीरे धीरे नीचे से पिनिंग आती रहती है, ऊपर मशरूम हार्वेस्ट हो सकता है। फ्लशेज के टर्म में हम ये कह सकते हैं कि सीजनल में फ्लश एज सच नहीं बनते। हाँ, ये बात अलग है कि कभी प्रोडक्शन ऊपर हो जाता है, कभी प्रोडक्शन नीचे हो जाता है। स्टार्टिंग में खास तौर पे ज़्यादा होता है, फिर बीच में थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर बढ़ता है एक साथ। तो उनको आप अगर फ्लश कहना चाहें तो फ्लश भी कह सकते हैं। कवरिंग, पानी का स्प्रे बस अगर आपकी केसिंग मॉइस्ट नहीं है, अगर आपकी केसिंग मॉइस्ट है तो आपको पानी का स्प्रे नहीं करना है। केवल उस केस में पानी का स्प्रे करना है जब आपकी केसिंग ड्राई हो रही हो। आप चुटकी में लेके देख सकते हैं, अगर नमी फील हो तो आपको पानी का स्प्रे ना करें। केसिंग के कितने दिन बाद पेपर हटाना होता है? ये हम तो केसिंग के ऊपर पेपर यूज़ नहीं करते, क्योंकि हवा का भी वो करना होता है। हाँ, कंपोस्ट पे हम लोग पेपर डालते हैं, क्योंकि कंपोस्ट के ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते, बस केसिंग सॉइल के ऊपर हम डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं। तो हम लोग केसिंग के ऊपर न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिर वो फ्लैट सरफेस हो जाएगी और उसमें फिर पिनिंग की दिक्कत हो सकती है। तो मैं तो केसिंग के बाद इसको कवर नहीं करता न्यूज़पेपर कम, बट माइसीलियम रन के टाइम पे ज़रूर करता हूँ, क्योंकि माइसीलियम हम डायरेक्ट पानी का स्प्रे नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, स्काईलैब ऑर्बिट ने पूछा था, अभी फ्रेश एयर नहीं दे रहे हैं, विंडोज़ एंड डोर बंद हैं, कब देना है फ्रेश एयर और कैसे देने हैं प्लीज़ बताएं, कितने दिन के बाद फ्रेश एयर देना होता है? तो केसिंग के आप 8 से 10 दिन के बाद में फ्रेश एयर देना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपकी पिनिंग स्टार्ट होती है, पिनिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तब से हम फ्रेश एयर देना स्टार्ट करते हैं। फ्रेश एयर देने के तरीके बहुत सिंपल हैं। अगर आपके यहाँ आमने सामने डोर्स हैं तो वो दोनों ओपन कर लीजिए, अपने आप से एयर सर्कुलेट हो जाएगी, बाहर की हवा अंदर जाएगी और अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी। ये सिंपल तरीका होता है वेंटिलेशन का। अगर रूम है आमने सामने डोर से, आमने सामने विंडोज़ नहीं है, तो उसके लिए आप एग्जॉस्ट फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फ़ैन में क्या होता है कि आपको हमेशा अंदर की हवा बाहर निकालनी है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बाहर से हवा अंदर की तरफ फार्म में दें। आपको हमेशा करना ये है कि अंदर की हवा को बाहर की तरफ को फ्लो करें, जिससे अंदर की हवा अपने आप बाहर हो जाएगी, अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हो जाएगी और ऑक्सीजन जो बाहर के इन्वायरमेंट में हवा है वो अपने आप से अंदर चली जाएगी। तो ये सिंपल और सीधा सा तरीका होता है फ्रेश एयर देने का। सर, इफ़ वाटर कंपोस्ट तक चला जाएगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा? तो होता ये है कि जब भी आप केसिंग करते हैं और ऊपर से वाटरिंग करते हैं तो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग ऊपर से केसिंग पे ध्यान देते हैं, कंपोस्ट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो ऊपर से ओवर वाटरिंग कर देते हैं। अब ओवर वाटरिंग करने में क्या होता है, वो सारा का सारा पानी हमारा कंपोस्ट में चला जाता है और वो कंपोस्ट से निकलने का कोई तरीका नहीं होता। नीचे हम पॉलीथीन डाल के रखते हैं, नीचे छेद भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे दूसरा बेड होता है। अब इससे होता क्या है कि जब भी वो नीचे जाता है तो नीचे हमारा हो रहा होता है माइसीलियम रन। अब माइसीलियम रन फिर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि उसको चाहिए होता है 60 से 70% मॉइस्चर। अगर 60 से 70% से मॉइस्चर ऊपर जाएगा कंपोस्ट में तो माइसीलियम रन होना बंद हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो हिट हो जाएगा। तो ओवर वाटरिंग से अब बचना चाहिए, केवल नीचे जो कंपोस्ट में ध्यान रखना चाहिए 60 से 70% ही मॉइस्चर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक रैक से दूसरे रैक का डिस्टेंस कितना चाहिए? ये दो चीज़ें होती हैं कि आपका अगर बेड सिस्टम की बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से अलग डिस्टेंस होती है, अगर आप बैग सिस्टम में जाना चाहते हैं तो डिस्टेंस अलग होती है। होता क्या है कि बैग में जब आप कंपोस्ट भरते हैं तो बैग की खुद में ऊंचाई करीब करीब 12 इंच तक हो जाती है। तो और बाकी अगर हम नॉर्मली बेड बनाते हैं तो वो 9 से 10 इंच के, मतलब 8-9 इंच के आसपास रहता है, 9-10 इंच मान लो आप। तो जो रैक से रैक की डिस्टेंस है बेड सिस्टम में वो यूज़ली 2 फीट रखते हैं, और जब आप अगर बैग सिस्टम की बात करते हो तो उसकी हम 2.5 फीट तक रखते हैं, जिससे कि हमारा
जो हाथ और पानी वगैरह लगाते हुए कंफर्टेबल रहे। और अगर सामान वगैरह मान लिया अगर कंपोस्ट निकालना है, कंपोस्ट रखना है, कोई बैग निकाल के फेंकना है, कोई बैग में मोल्ड आ गया है उस तरीके से, तो उन सारी चीज़ों के लिए बेड सिस्टम में हम लोग 2 फीट रखते हैं कम से कम, और बैग सिस्टम में हम कम से कम 2.5 फीट रखते हैं। 4 रैक के लिए कमरे की हाइट कितनी चाहिए? तो वो जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि बेड सिस्टम है कि बैग सिस्टम है, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बेड सिस्टम है तो 2 फीट के हिसाब से लगा लीजिए, अगर आप बैग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 2.5 फीट के हिसाब से लगा लीजिए। उस हिसाब से आप हिसाब किताब लगा सकते हैं इसका। रीकेसिंग में बस माइसीलियम को कवर करना है, पहले वाली केसिंग एंड माइसीलियम को ब्रेक नहीं करना होता क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन खासतौर पे रफलिंग से रिलेटेड था। रफलिंग मैं रिकमेंड नहीं करता, हमारे यहाँ करते भी कम है, हो सकता है कि एसी वगैरह वाले करते भी हों, बट मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को उससे नहीं सुना है। तो यूजुअली जब हम रीकेसिंग की बात करते हैं या जब केस रन हो रहा होता है, तो हम जहाँ जहाँ हमें वाइट केस ऊपर रन होता हुआ दिखता है तो हम उसको बस हल्के से केसिंग सॉइल से कवर कर देते हैं। रफलिंग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसने किसी ने करी हो वो मेरे को सजेशन भी दे सकता है कि क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे होते हैं, बट मैं उसको ब्रेक करना सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस, आज के सारे कमेंट्स जिनको मैंने कवर किया। होपफुली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको इससे नई सीखने को मिली होंगी। कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसके रिलेटेड, तो आप वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, जो नए नए ग्रोवर्स हैं उनके पास तक इस इन्फॉर्मेशन को पास करिए। चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की कोशिश करिए, जितने वीडियोज़ अच्छे से देख सकते हैं उतने वीडियोज़ देखने की कोशिश करिए, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो वो ही मेरी हेल्प है। बाकी मेरी तरफ से जो हेल्प है, जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे किसानों तक मैं ये सारी टेक्निकल नॉलेज पहुँचा पाऊँ। बाकी आप लोग इसी तरह अपने कमेंट छोड़ते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।